So we will take up our first questions. First question. First question is by Mr. Sunil Puranik. Mr. Sunil Puranik. Okay. Next question is by गुजराती में लिखा है. I think it is Mehul. सर रूल 61 का इंस्पेक्शन नहीं दिया ऑडिट करने के पहले, तो ये मिसमैनेजमेंट में जाना जाएगा क्योंकि कमिटी प्रिपेयर्ड थी, उनको पता था कि हमारी साइड से क्या ऑब्जेक्शन आने वाला है, तो उन्होंने हर तरह से ट्राई किया कि कैसे मैनिपुलेट किया जाए और उनका अकाउंट थरो करा अपना जनरल बॉडी में अप्रूव करा दिया जाए. रूल 61 का इंस्पेक्शन नहीं दिया, बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग, एजीएम का वीडियो रिकॉर्डिंग एडिट किया और फिर अकाउंट्स ब्लाइंडली ऐसे ही बोल दिया कि ये अकाउंट अप्रूव किया, तो मेजोरिटी ने हाँ बोल दिया, ठीक है जाने दो, कोई डिटेल देखना नहीं था, किसी को टाइम नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था, और वो अकाउंट का अप्रूवल ले लिया. और अभी ड्राफ्ट मिनट बहुत लेट दिया है, तो ये रूल 61 से शुरू हुआ, तो इंस्पेक्शन नहीं दिया हम लोग को सही से. तो इस तरह का मिसमैनेजमेंट के लिए क्या करना चाहिए? रजिस्ट्रार के पास ऑलरेडी कंप्लेंट किया हुआ है लेकिन एक्शन नहीं हुआ. आपके पास रूल 61 है इस समय सामने? हाँ जी. Can you read it please? Yes sir. ये रिसिप्ट डिसबर्समेंट ये सारा है. These statements of accounts shall be opened to inspection by any member during office hours at the office of the society, and copy thereof shall be submitted within 15 days from the date of preparation to the auditor appointed by the society for the audit of that society. Okay, मैंने एक स्क्रीन शेयर किया हुआ है. Can you see it? हाँ जी. कोऑपरेटिव और रूल्स जो सेक्शन रूल 61 था वो 2013 में एमसीएस एक्ट अमेंड हुआ. तो वो जो आप कह रहे हो कि उतने समय 45 डेज में दिखाना है, वो खत्म हो गया है. सेक्शन 75 रेड विथ 81 अब 4 महीना कर दिया विद इन क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर. सर ये 45 डेज वाला नहीं है. 45 डेज तो कंप्लीशन ऑफ अकाउंट है. ये क्या होता है रूल 61 में कि हम लोग ऑडिट के लिए देते हैं, उसके पहले मेंबर्स को अपना उसके ऊपर अभिप्राय देना होता है कि भाई अकाउंट्स आपके ओके हैं, या फिर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप तुरंत ही रेज करेंगे ताकि ऑडिटर भी उसमें अपना कमेंट डाल पाए. उसके लिए ये रूल में ये प्रोविजन दिया गया है कि बिफोर गिविंग इट यू शैल ऑफर द इंस्पेक्शन टू द मेंबर्स, ताकि मेंबर देखेगा और उसका क्वेश्चन करेगा. वो सेक्शन 75 एक और 81 के आसपास में आपकी बातें वो नहीं बैठती है, और मैनेजिंग कमेटी इज नॉट लायबल टू प्रोवाइड यू दिस डॉक्यूमेंट्स फॉर इंस्पेक्शन. आप कॉपी ले सकते हो, इंस्पेक्शन के लिए लायबल नहीं है. आपको ऑडिट होने के बाद में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते ही हैं आपके अकाउंट्स में, और उस ऑडिटेड स्टेटमेंट के बारे में अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप जनरल बॉडी मीटिंग में उस चीज को प्रश्न ले सकते हो. अभी ये एक्ट अमेंड हो गया है तो रूल 61 एप्लीकेबल नहीं रह गया अभी. ओके. आप एक बार फिर पढ़ लीजिए, और सेक्शन 75 जो अभी अमेंडमेंट आया है वो, और सेक्शन 81 इसको पढ़ लीजिए. 2013 में काफी कुछ जो एक्ट अमेंड हुआ उसमें काफी कुछ चेंज हो गया हुआ है. ओके, वी विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन बाय, ठीक है, मिस्टर राकेश मल्होत्रा. हाँ सर, एक्चुअली मेरे सोसाइटी में एक फैमिली है, उसके डैडी तो पहले ही गुजर गए थे और माँ अभी गुजर गई है. एक्चुअली बड़े भाई को अभी छोटे भाई के नाम पे वो फ्लैट करना था, तो सोसाइटी ने उनको सजेशन दिया कि सक्सेशन सर्टिफिकेट बना दो, पर उन्होंने क्या किया, रिलीज डेट बना दिया क्योंकि वो इजीली बन गया फट करके और उसका खर्चा भी कम हुआ. तो उन्होंने सोसाइटी को रिलीज डेट दिखा दिया, पर सोसाइटी बोलते नहीं हम लोग को रिलीज डेट नहीं चाहिए, आप सक्सेशन सर्टिफिकेट बना दो तो ही हम शेयर सर्टिफिकेट में उनका नाम चढ़ाएंगे. तो जस्ट सजेस्ट क्या करना पड़ेगा इसके लिए? रिलीज डेट जो बनता है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत बनता है. जो मृतक है, जो डिसीज्ड है, एक्सपायर्ड जो हो गए, उनके सारे जो लीगल हायर्स, जो बचे हुए लीगल हायर्स है, उनकी माता, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, जो भी कोई लीगल हायर, क्लास 1 लीगल हायर जिसको कहते हैं, वो आपस में सहसम्मति से रिलीज डेट बना सकते हैं. कानून के हिसाब से वो फाइनल और इररेफ्यूटेबल है. अब जहां तक सक्सेशन सर्टिफिकेट की बात है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट लागू नहीं पड़ता है. इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए या तो आप लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेकर आओ, या तो आप प्रोबेट लेकर आओ, या तो आपने जो रिलीज डेट किया वो एग्जीक्यूट करो,
या तो आप सेटलमेंट डीड एग्जीक्यूट करो, फैमिली सेटलमेंट डीड, सारे के सारे रजिस्टर्ड होने चाहिए। जो भी डीड एग्जीक्यूट करोगे वो रजिस्टर होना चाहिए। तो हेंस कंक्लूजन ये है कि आपकी सोसाइटी गलत है, सक्सेशन सर्टिफिकेट इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हो ही नहीं सकता, कानून में प्रोविजन नहीं है, और जो रिलीज डीड किया है वो फाइनल है और सोसाइटी को एक्सेप्ट करना जरूरी है। ओके, थैंक थैंक यू यू मिस्टर राकेश, थैंक यू। सर, थैंक यू। मिस्टर पंकज शाह। Good evening, everyone. I wanted to inquire this for a particular society, managing committee can appoint a redevelopment committee, though it is not mandatory. And is there any criteria for it, or can anyone oppose as such? And whether any managing committee members can also be part of this redevelopment committee? ओके, अगर आप रीडेवलपमेंट कमेटी के लिए सिर्फ एडवाइजर्स चुनना चाहते हो, आई एम नॉट सेइंग अबाउट ए कमिटी, तो आप मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में ही वो चीज अपॉइंट कर सकते हो एज एन एडवाइजर विदाउट एनी अथॉरिटी। लेकिन अगर आप कमेटी का गठित करना चाहते हो तो उसको जनरल बॉडी की मीटिंग एजीएम में हो या एसजीएम में हो, प्रॉपर नोटिस एजेंडा होना चाहिए और उस कमेटी का फंक्शन डिफाइन करना जरूरी है। उस रीडेवलपमेंट कमेटी में आप जनरल बॉडी के मेंबर्स को भी ले सकते हो, आप मैनेजिंग कमेटी के कुछ मेंबर उसमें इनकॉर्पोरेट भी कर सकते हो, उसका कोई बंदिश नहीं है, क्योंकि डिसीजन अल्टीमेटली जनरल बॉडी का होगा टू अपॉइंट दैट रीडेवलपमेंट कमेटी, बट ओनली एंड ओनली इन ए जनरल बॉडी मीटिंग, नॉट इन ए मैनेजिंग कमेटी मीटिंग। If it is not on the agenda, can it be taken up and passed, resolved? For If forming anything this which is committee? if anything which is not there in the agenda, the general body cannot discuss that. Okay, certain actions, certain things, very minor things can be discussed at the end of concluding of all the agenda, when the chairman says कि मेरे पास अधिकार है, मैं एक दो एजेंडा टाइम है मेरे पास, मैं अलाउ करता हूँ। तो छोटा मोटा कोई लोग कुछ बोल सकते हैं उस चीज के बारे में, लेकिन जहां पे फाइनेंशियल कैपेबिलिटी की बात है या मेजर काम की बात है तो वो एजेंडा लाना कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? क्योंकि अगर कभी डिस्प्यूट हुआ, अगर डिस्प्यूट नहीं होता ही होता है, तो आपका वो रेजोल्यूशन नल एंड वॉइड अपने आप ही हो जाएगा, भले आपको उसके लिए कोऑपरेटिव कोर्ट ही क्यों ना जाना पड़े, या कंज्यूमर कोर्ट क्यों ना जाना पड़े, या सिविल कोर्ट क्यों ना जाना पड़े। और फिर भी अगर दादागिरी से ये सब रेजोल्यूशन पास हुए हैं तो फनीली आप क्रिमिनल कोर्ट में भी जा सकते हो। But if it is everybody has approved, all the members agree to form this say subcommittee or whatever we call redevelopment, is it okay? I will again say, without an agenda for such things, any resolution passed by 99.99% members will remain null and void. Okay, got it. Thank you. Thank you, एंड Mr. और सर इसमें ये भी है कि अल्टीमेटली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट को तो आपको अपॉइंट करना ही पड़ेगा, which who will channelize the entire show of the redevelopment. Yes, Mr. Afzal, correct. Okay, next question is by Mr. Dinkar Khaire. Yeah. So Dinkar Khaire. Sir, the beginning of the discussion, you have discussed about advisor. Now, I wanted to have clarification that is it compulsory that advisor should be member of the society, or a non-member also can be appointed as advisor? Now, I'll If say you are- non-member what. Go ahead, complete it, please. The non-member is like that. The person is staying in the society, but he is staying in the. There are few flats which are allotted to BMC. So he is an employee of BMC. So he is acquiring the staff quarter. He is not a member. Now our society have made him an advisor. So how far it is okay? Is it okay or? But few people have taken objection for it. And Well, our it is- management committee want him as an advisor because he has some knowledge. ठीक है, okay, I'll answer you now. Okay. Yeah. Managing committee is the sole governing and administrative authority of the society, है ना? सेक्शन 227 में लिखा हुआ है, फिर बाद में 73(1)(a) में लिखा हुआ है। Yeah. उनके अधिकार में है कि उनको एडवाइस करने के लिए वो किन किन लोगों को अपॉइंट करें। वो लीगल एडवाइजर को भी अपॉइंट कर सकते हैं, वो प्लम्बिंग काम के लिए प्लम्बर कंसल्ट रजिस्टर्ड प्लम्बर को भी अपॉइंट कर सकते हैं एज एडवाइजर। पानी नहीं आ रहा है तो पानी के लिए भी एडवाइस कर सकते हैं, वो किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं।
लेकिन मैनेजिंग कमेटी के वो सिर्फ एडवाइजरी कैपेसिटी में रहेंगे. दे विल नॉट बी एबल टू हैव एनी एडमिनिस्ट्रेटिव रोल और गवर्निंग रोल or talking to people वगैरह. But when you talk of an advisory managing committee, then they have to be necessarily Yeah. from the society itself, so that they can coordinate with the members as मेरे भाई बंधु, as मेरे family extended, मेरे चाचा मामा भांजा वगैरह वगैरह, and all those things, so that people listen. What is the idea of appointing an advisory committee? Managing committee advisor is only to coordinate between general body members so that mismanagement is dramatically reduced. और आते दिनों में आप एक नई मैनेजिंग कमेटी का लोगों को तैयार करो, उनको ट्रेनिंग मिल रही है. आज के दिन में आपके सोसाइटी में नहीं रिजाइन कर दिया, कोई काम करने को नहीं आ रहा, ये तो आम बात है ना, हम हर जगह सुनते रहते हैं ये चीज को. Right, correct. तो आप काम करने क्यों नहीं आते हो, उसका कारण तो एनालाइज करो एक बारी. एनालाइज करने में क्या तकलीफ होती है? खाना खाते खाते 15 मिनट एनालाइज कर लो. कह रहे इस काम से नहीं आता, हम लोग दादागिरी कर रहे हैं, इसके लिए कोई नहीं आता है, तो हम लोग दादागिरी करते रहेंगे ताकि कोई मैनेजिंग कमेटी में आए नहीं और हम लोग कुर्सी में जमे रहेंगे. भले हमको काम करना आता हो या नहीं आता हो, सोसाइटी खड्डे में जाए या ऊपर जाए, सोसाइटी टिपिकली हर जगह खड्डे पे ही जाती है, ये आपको भी जानकारी है. तो एडवाइजरी कमेटी, if you want to have an official advisory committee, go to the GB, take a permission. If you want governing or administrative advisory, so you can take it from the society. उनका काम मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वो क्या क्या ढंग से ये मिसमैनेजमेंट रोक सकते हैं. एनीवे, थैंक यू मिस्टर दिनकर. मिस्टर अमित जादव. गुड इवनिंग सर. नमस्कार सर, बोलिए. नमस्कार सर. एजीएम में मैनेजिंग कमेटी एजेंडा के बाद लिखती है कि किसी को कोई अकाउंट्स के बारे में क्वेरी है तो वो 7 दिन में उसको राइटिंग में मैनेजिंग कमेटी को पूछ ले. Yes. तो एज पर दैट हमने अकाउंट्स के डॉक्यूमेंट मांगे जो हमें 154B8 का राइट है. तो उस हिसाब से हमने कोई अकाउंट्स की सॉफ्ट कॉपी मांगी, क्योंकि हमारा अकाउंट्स जो है वो कोई एक कंसल्टेंट जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट होता है वो मेंटेन करता है, और बाकी एक 50 डॉक्यूमेंट 100 डॉक्यूमेंट मांगे जो पेपर फॉर्म में थे. तो मैनेजिंग कमेटी ने क्या किया कि उसके लिए हर पेज का इंक्लूडिंग सॉफ्ट कॉपी हमें 10 रुपया रेट लगाया. हालांकि जो MCS रूल नंबर 27 है उसमें वो रेट बोलता है A4 साइज पेपर का 2 रुपया और A3 साइज का पेपर है तो 3 रुपया करके. तो ये कितना सही है और कितना गलत है? MCS रूल जो है 27 नंबर, हाँ वो सही है. हाँ बाकी बायलॉज को, हाँ जी, कानून में उसका कोई मायने नहीं है. तो वो कानून के विरुद्ध में जाके आप बायलॉज के अंदर क्लॉज नहीं डाल सकते. बराबर है सर. अभी रूल 27 बोलता है 2 रुपया पर पेज. रूल बना है कहाँ पे? सोसाइटी में तो बना नहीं है ना. बना नहीं है. हाँ, रूल बनाया किसी अधिकारी ने बनाया हुआ है जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है. अथॉरिटी है. बायलॉज किसने बनाया? आपने खुद ने बनाया. आप वहां पे 10 रुपए की जगह में 100 रुपए क्यों नहीं डाल देते? वहां पे क्या तकलीफ है आपको 100 रुपए डालने में? बायलॉज के हिसाब से कागज का पैसा आप नहीं ले सकते हो, सिर्फ और सिर्फ रूल के हिसाब से लेना है. अनफॉर्चुनेटली ये जो बायलॉज विक्रेता हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो सेल करते हैं 100 रुपए 150 रुपए में, इनको सिर्फ बायलॉज सेल करना, कुछ भी लिख के डाल देते हो. और हम लोग भी टिपिकली आंखें बंद करके उस बायलॉ को यूज भी कर लेते हैं, और आपके जो अधिकारी हैं वो भी और ज्यादा आंखें कड़क बंद करके उसको अप्रूव भी कर देते हैं. और जब ये बायलॉज कानून कचहरी के सामने जाता है तब कोर्ट बोलता है इसको कचरे के पेटी में डालो, घर लेके जाओ, चना कुरमुरा बांधना उसके अंदर. सर और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अगर आप ठीक से ढूंढोगे तो आपको ऐसे कोऑपरेटिव कोर्ट के ऑर्डर भी मिल जाएंगे जिसमें लिखा हुआ है कि थ्रो द बायलॉज इन द डस्टबिन. सर अगर इसके अगेंस्ट एक्शन लेना है तो हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में जा सकते हैं क्या? 1000% जा सकते हो. थैंक यू वेरी मच सर. अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अनफेयर ट्रेड लागू लग पड़ जाएगा. 2 रुपए की जगह में 10 रुपए लिया, आपको नोटिस देनी पड़ेगी, एक क्रिया करनी पड़ेगी कि भाई ये प्रोसीजर किया, उसको नोटिस दिया, ये किया, वो किया, फिर आप आगे जा सकोगे. ओके सर, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू जादव साहब. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय डॉन बॉस्को प्लेसमेंट. नमस्ते सर.
मुझे एक क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ 6th और 7th फ्लोर में 7th फ्लोर से एक लीकेज हो रहा है 6th फ्लोर पे। तो 6th फ्लोर वाले ने लेटर तो दे दिया और हमने 7th फ्लोर को इंटीमेट किया और उन्होंने फिर उनका कुछ थोड़ा सा काम करके वो लीकेज वगैरह स्टॉप हो गया, लेकिन वापस वो रिकर हो रहा है। अब 7th फ्लोर वाला जो है वो फ्लैट बेच रहा है दूसरे को, तो 6th फ्लोर वाला बोलता है कि भाई आप बेचने से पहले एनओसी मत इशू करो, क्योंकि वो लीकेजेस का जो है वो क्लियर नहीं हुआ है, तो जब क्लियर होगा तब आप करिएगा उसको एनओसी। तो क्या करना चाहिए इसमें ऐसे टाइम पे? अगर उसने लिखित में दिया हुआ है छठे माले वाले ने कि इसको एनओसी मत दो, तो सातवें वाले को एक कवरिंग नोट बना के दे दो कि छठे वाले ने आपका एनओसी रोकने के लिए लेटर दिया हुआ है, कॉपी जोड़ रहा हूं इसके साथ में, ओके। और आपका फ्लैट नहीं बेचने के लिए बोला हुआ है, आप लीकेज सॉल्व कर दो, आपको एनओसी हम दे देंगे। अब इसमें क्या होगा, सातवां माला आपको कंज्यूमर कोर्ट में लेकर जाएगा। ओके। ठीक है, मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा फ्लैट नहीं बिक रहा है, मैंने दूसरी जगह फ्लैट लिया हुआ है, मेरे को उसका पैसा देना है, आपने ये सब गैर कानूनी काम किया हुआ है और मेरे यहाँ से कोई लीकेज नहीं है, आपने कोई स्ट्रक्चरल ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया वेरीफाई करने के लिए, आपने कोई थर्मल इमेजिंग नहीं किया एंड सो मेनी अदर थिंग्स। और वो आपको पार्टी बनाएगा और वो उसको भी पार्टी बनाएगा, क्योंकि नुकसान उसका भी हो रहा है ना, सातवें वाले का नुकसान हो रहा है आपकी वजह से, छठे वाले की वजह से। बराबर है। अभी आपका क्या काम है एज ए सोसाइटी, इफ यूर ए सोसाइटी, टू राइट टू द बीएमसी कि भाई सेक्शन 3Z रेड विथ सेक्शन 381 रेड विथ 472 के अंदर में ये कंप्लेंट आया हुआ है मेंबर का, लीकेज पूरा नहीं हो रहा है, इनके लिए आप सेक्शन करो और कार्रवाई करो बाकी के। ठीक है, तब जाके सोसाइटी अपनी जिम्मेदारी से साइड में हट सकती है, नहीं तो सोसाइटी भी प्रोसिक्यूट होगी उस चीज के अंदर। ओके, तो बेसिकली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लेटर लिखना चाहिए, क्योंकि आपके अधिकार में नहीं है उसके फ्लैट में अंदर जाके लीकेज ठीक करो, लेकिन बीएमसी की नोटिस मिलने के बावजूद भी अगर वो फ्लैट ओनर नहीं करता है तो बीएमसी बाकी की कार्रवाई करेगी, फिर प्रोसिक्यूशन करना वो करेगी। बिल्डिंग को अगर धोखा है, बीएमसी का काम है उसको रेक्टिफाई करके उसका जो चार्जेस है, जो भी गिल्टी पार्टी उससे वसूली करे। तो अभी ये लेटर जो है सोसाइटी ने देना चाहिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को या 6th फ्लोर वाले ने देना चाहिए? आप 6th फ्लोर का लेटर को जोड़ के सोसाइटी के लेटर हेड कवरिंग लेटर बना के बीएमसी को दे दो, और जो बेचने वाला है, बेचने वाला जो है ना सातवें माले वाला, उसने आपको फॉर्म 20(1) दिया होगा उसका डिक्लेरेशन, राइट, और खरीदार का 20(2) दिया होगा, राइट। तो कॉपी उस 20(2) वाले को भी दे दो, फिर उसको खरीदना है नहीं खरीदना है वो देखेगा अपना। हेमंत जी, कैन आई इंटरवीन? या गो अहेड प्लीज मोहम्मद साहब। आपको बिल्डिंग एंड फैक्ट्री में आपको कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी, बिल्डिंग एंड फैक्ट्री में। सेकंड चीज, सोसाइटी को में आप जब फ्लैट बेचते हैं तो आपको एनओसी की जरूरत नहीं होती है। अगर कोई बैंक लोन है तो दे माइट आस्क फॉर इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट कि भैया कोई आउटस्टैंडिंग है नहीं है। अब कैसा होता है, समझो एक एग्जांपल के तौर पे कि किसी ने मेंटेनेंस रोक दिया है, तो मेंटेनेंस रोक दिया है तो उसके वजह से आप सोसाइटी आपको शेयर सर्टिफिकेट देने से इनकार नहीं कर सकती है। दीज आर टू डिफरेंट इश्यूज, तो आपको सेपरेटली इसको टैकल करना पड़ेगा। जब आप बिल्डिंग एंड फैक्ट्री में आप एक एप्लीकेशन करेंगे तो हुएवर इज देयर इन ऑक्यूपेशन उसके ऊपर तुरंत नोटिस इशू होगा और एक्शन लिया जाएगा। और आप अगर सोच रहे हैं कि सोसाइटी आपके कंप्लेन के बेसिस पे बीएमसी में कंप्लेन करेगी, तो ऐसा तो मैंने 99% कम ही देखा है, आप समझे। तो जो एग्रीव पार्टी है, दैट इज द 6th फ्लोर पर्सन, he will have to take a step and he will have to directly file a complaint with the building and factory department of the assistant engineer building and factory. Thank you very much, sir. Okay, next question is by पूजा अगाते. गुड इव्हनिंग सर. सर, आमच्या सोसायटीमध्ये एक आहेत फ्लॅट ओनर जे ग्राउंड फ्लोअरला राहतात आणि त्यांची कायम तक्रार असते की माझ्याकडे लिकेज आहे, आणि मग हे लिकेज जे आहे ते वरच्या फ्लॅटचं आहे,
जे बाहेरचं कुठलंही नाहीये, जे आतून त्यांनी काम केलं असेल किंवा नसेल त्याचं आहे. पण सर आता ते आम्हाला खूप असं धमकी देतात आणि म्हणतात आम्ही कमिटीवर आहोत, म्हणजे सदस्य मॅनेजिंग कमिटी. तर ते आता म्हणतात आम्ही उपोषणाला बसणार, पोलीस स्टेशनला तक्रार केली. तर हे आम्ही अशा संदर्भात आम्ही काय करावं? सेकंड फ्लोर वाला जे आहे तुम्ही त्यांना नोटीस वगैरे दिली आहे का कधी? हो सर, वारंवार नोटिसा दिल्यात, वारंवार सांगितलेलं आहे, व्हिजिट पण दिली आहे. तरी पण ह्या माणसाची तक्रार अशी आहे की तुम्ही आम्हाला माझ्या कुठल्याच तक्रारीला तुम्ही निवारण करत नाही आणि म्हणून मी आत्महत्या तरी करेन नाही तर उपोषणाला तरी बसेन, अशी त्यांनी रीतसर रजिस्टर थ्रू नोटीस दिली आम्हाला. ठीक आहे, एक कव्हरिंग लेटर बनवा तुमच्या म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनला. हा. जर तुम्ही मुंबईला असेल तर मुंबईला डेझिग्नेटेड ऑफिसर, हो. मुंबई तुमच्या जे पण वॉर्ड असेल त्याला अशी अशी परिस्थिती आहे, हा. त्याच्यात पार्टी नंबर 2 पोलीस स्टेशनला लावा हा. आणि पार्टी नंबर 3 फायर डिपार्टमेंटला लावा हा. आणि मग तक्रारची वर्णन लिहा त्याच्यात. हा. आणि लिहायचं की फर्स्ट फ्लोअर वाला मेंबर असं असं बोलतो, हो. लिकेज आहे, आत्महत्या हा. करेल, असं करेल तसं करेल वगैरे वगैरे, जे तुमच्या हो, जे आहे हिशोबाने त्याच्यात. सॉफ्टली जे हंबली लिहायचं असेल ते लिहा आणि हो, सर. शेवटमध्ये विनंती करा की याच्यावर कार्यवाही करा. आणि पण मग त्याची सर एक ते- प्रती त्याची एक हा. प्रती दुसऱ्या मालेच्या फ्लॅट ओनरला देऊन टाकायचं. हो सर. हा. ठीक आहे, म्हणजे तुमचं बहुतेक काम होऊन जाणार. म्हणजे तुमची जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे ऍज अ मॅनेजिंग कमिटी की मी आत्महत्या करणार तर तुझी जिम्मेदारी होणार आहे, ती निघून सर जाणार. मला आणि असं म्हणायचं की ते सोसायटीचं काम आहे का त्यांचं लिकेजचं काम करून देणं? नाही, पण जर सोसायटीची बिल्डिंगचं नुकसान होत असेल हा. आणि बिल्डिंग 30 वर्षाची वर झाली असेल प्रिझ्युमिंग, हा. तर मग सोसायटीला रेस्पेक्टिव्ह काम करायला लागेल. म्हणजे ऑडिट वगैरे करून कुठून म्हणजे लिकेज आहे. जरी त्या माणसाच्या घरातलं जर लिकेज असेल, त्याचे पाईप नसतील बरोबर आतले, त्यांनी कधी काम नसेल केलं, तरी पण ते सोसायटीनीच करून द्यायचं का? घरातलं आतची प्लंबिंगची लिकेज असेल, हा. म्हणजे कधी कधी काय असतो बाथरूम मध्ये जे नानी ट्रॅप म्हणतात त्याच्यातून हा. लिकेज होते. हा. कधी कधी इंटरनल जे पाणीचे पाईपलाईन आहे ते गळून जाते, रस्टेड होऊन जाते. हो. त्या मला वाटते की बाई पाईपलाईन बदली करावा, पैसे हा. नाहीये पाईपलाईन कशाला बदली करायच्या, किंवा हा. सुस्तीमध्ये नाही करायचं. हा. आम्हाला लिकेज थोडी नव्हतोय, लिकेज तर खालच्या लोकांना खालच्याला होतं, मरू द्या होतोय. त्याला, आपल्याला काय करायचं आहे. ते सर्व जर विचार असेल हा. तर ते पोलिसांनी फायर ब्रिगेड आणि बीएमसी मध्ये कंप्लेंट करायचं. हो. पण जर ते लिकेज बाहेरच्या पाईपातून येत असेल हा. किंवा बाहेरचे सिवेज जे लाईन असतात, टॉयलेटची हो. मोठी पाईप हो. आहे त्याच्यातून लिकेज होत असेल, किंवा टॅरेस मधून लिकेज, कधी कधी टॅरेस पासून पण चालू होते हे लिकेज, हो. ते हो. माहित नाही पडत. तर हा. हे खात्री करून घ्यायचं, इन्व्हेस्टिगेट करून घ्यायचं, हा. हे सोसायटीचं काम आहे. हो सर. हा. हो. त्याप्रमाणे जनरल बॉडीमध्ये रेझोल्युशन वगैरे पास करून हा. ते पुढे त्याच्यात तुम्ही जायला पाहिजे. हो सर. थोडाफार गायडन्स आपलं मोहम्मद साहेब आहे, आमचे ऍडवायझर मध्ये आहे आणि त्यांनी ऑलरेडी ते जाणकार आहे. हो. ते म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनच्या कमिटी सुद्धा मध्ये आहे, मुंबई म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनच्या कमिटी. त्यांना खूप एक्सपिरियंस आहे, ते तुम्हाला थोडाफार गाईड करतील. मोहम्मद साहब प्लीज गो हेड. जी देखिए मैम, ऐसा है कि इट इज क्लियरली डिफाइंड कि जो आउटसाइड वॉल है, जो आउटसाइड पाइपलाइंस है, वो अपना सोसाइटी के जिम्मे आता है. इंटरनल जो भी लीकेज होता है वो इंटरनली, मतलब यानी एक फ्लैट वाला दूसरे फ्लैट वाले से बातचीत करके और वो आपस में उनको सुलझाना होता है. तो सोसाइटी की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती. इट इज ओनली वेयर इट इज क्लियरली डिफाइंड दैट दीज थिंग्स आर टू बी अंडरटेकन बाय द सोसाइटी, यू आर रिस्पॉन्सिबल, नॉट अदरवाइज. अगर वो कंप्लेन बीएमसी में भी जाता है तो बीएमसी सोसाइटी को भी एक नोटिस इशू करती है. उसके अंतर्गत कैसा होता है कि या तो सोसाइटी वो नोटिस के द्वारा मेंबर को इन्फॉर्म करे और बोले कि आप अपना काम करवा दीजिए, आपके लीकेज बंद करवा दीजिए. अदरवाइज अगर आप नहीं करते हैं तो सोसाइटी करेगी और उसका जो चार्जेस है हम आपके बिल में लगा के दे देंगे. यू गेट माय पॉइंट? येस येस येस. थैंक यू सो मच. थैंक यू थैंक सो यू मच. पूजा मैडम. थैंक यू अगला सर. प्रश्न है बाय रईस सैयद. मिस्टर रईस सैयद. हाँ सर, नमस्ते. और
थैंक यू सो मच, आप ये जो शेयर करते हो आइडिया। मेरा प्रश्न रिगार्डिंग द टेंटेड फंक्शनिंग ऑफ द मैनेजिंग कमेटी है। तो ये विषय जो Candid? है, हाँ कैंडिड फंक्शनिंग बोल रहे हैं आप? टेंटेड, हाँ टेंटेड फंक्शनिंग है। इस विषय में हम चंद मेंबर्स ने रजिस्ट्रार को अप्रोच किया था, और ये मुद्दा जो है वेरियस इश्यूज के ऊपर, जैसे अकाउंट्स रिलेटेड है, पुअर गवर्नेंस है, और बहुत सारे दूसरे इश्यूज है, जैसे रीडेवलपमेंट का था, उसके कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग है। तो ये बहुत सारे मुद्दे होने की वजह से हमने रजिस्ट्रार को अप्रोच किया, और लगातार ये करने के बाद जो मैनेजिंग कमेटी से रिप्लाईज हियरिंग किया था शेड्यूल, तो वो लोग वो ना अपीयर हुए, ना कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर उन्होंने दिया। उस तहत रजिस्ट्रार ने 78A(1) के तहत उनको शो कॉज नोटिस दी है, एंड द हियरिंग इज देयर फॉर 29th ऑफ दिस मंथ। हाउएवर, हम लोग का भी 18 को एजीएम हुआ है, उसमें भी वही रिपीटेशन है। मतलब वो जैसे आपने कहा, जो सरदर्द है वो हर साल वही होते रहता है, वही मैनिपुलेशंस होते हैं, वही झूठे वादे होते हैं, और क्या कहते हैं कि उनको कोई कानून का कोई भय नहीं है ऐसे। इसी तहत रजिस्ट्रार ने ये 78A का ये किया है। ऑल्दो इट हैज बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी, कि उन्होंने काफी टाइम लिया, लेकिन फाइनली इट हैज बीन देयर। सो अभी ये जो एजीएम हुआ है, मेरा खाली प्रश्न ये है कि जो सेक्रेटरी ने कहा कि आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, लेकिन बोलने का मौका दिया ही नहीं, और मीटिंग कंक्लूड कर दिया है। ऑल्दो इन बिटवीन हम लोग बोलते रहे, बट ही हैज नॉट गिवन कंक्लूसिवली एनी टाइम टू गो अहेड एंड से आवर पार्ट व्हिच हैज नॉट बीन डन। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए when they are not Okay. ready to listen or say, or just fool us? और बदमाशी ये की थी कि एक ही माइक रखा था where the others could not hear. It was deliberate and intentional. और That is दूसरी बात usual in ये है all the कि societies. हम लोग ने क्या किया था कि they were caught initially because I had arranged a videography this thing, and which is evidence. जैसे जो भी मिनट्स थे जो अप्रूव करने के, वो अप्रूव किए ही नहीं है। जो डिसेंट था वो डिस्क्लोज किया ही नहीं, कि सेइंग दैट देयर इज नो डिसेंट, देयर इज नो ऑब्जेक्शन, नथिंग इज देयर, एवरीथिंग इज हंकी डोरी, और पास कर दो ये। और उनके जो चंद इत्तू पित्तू रहते हैं, उनसे वो अप्रूव करा दिया। इस तरह की सिचुएशन है, अभी भी वही है, और हर साल वही होता है। ठीक है, आपका प्रश्न खत्म हुआ सर जी? यस सर, थैंक यू सो मच। ओके, अगर आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, और उसके पहले ये बता दें कि अगर आप अधिकारी के पास जाके काम करवा रहे हो 78 में, तो आपको ज्यादा क्या कुछ भी उम्मीद करना बुद्धिमानी नहीं रहेगा उसके अंदर। वो काम लंबे लंबे खींचते चला जाएगा, सोसाइटी अपील में भी जाएगी, और आप बैठे बैठे जो परेशान हो रहे हो, आप लोग सब जन परेशान हो सकते हैं। अगर आपने वीडियो रिकॉर्डिंग किया हुआ है, और आपके पास लेटर से 1/5 मेंबर आपके साथ में है सोसाइटी के, या इवन 1/5 भी छोड़ो, अगर आपके पास प्रॉपर रिकॉर्डिंग है, तो आप कोऑपरेटिव कोर्ट में जो रेजोल्यूशंस पास किए हैं उसको आप नल एंड वॉइड करा सकते हो। थोड़ा प्रोसीजर करना पड़ेगा, वीडियोग्राफी का ट्रांसक्रिप्ट बनवाना पड़ेगा एथोराइज्ड ट्रांसलेटर से, और भी हो सकता है। और अगर आपको मैनेजिंग कमेटी से ऐसा लग रहा है कि काम नहीं कर रही है, और आपके बाकी लोग भी सोसाइटी में सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैनेजिंग कमेटी को नो कॉन्फिडेंस मोशन से निकाल दो, हटा दो। प्रॉब्लम वही है सर, क्या है कि जो गाजर ये लोग देते हैं रीडेवलपमेंट, उसमें सब जासे में आ जाते हैं, और बहुत सारे लोग जो रहते नहीं है यहाँ पर सोसाइटी में, और उन्होंने रेंट पे दिया हुआ है। सो सब लोग चाहते हैं कि भाई सब फोकट का माल मिले, कॉर्पस मिले, रेंट मिले, यही लालच में सब लोग बैठे। वो सोचते नहीं कि जो मेहनत के कमाए हुए साहब, इस सब चीजों का जवाब तो नहीं है मेरे पास में, और हमें और भी कई लोगों का प्रश्न लेना है। हेमंत जी, कंक्लूड, हाँ बोलिए जी। हेमंत जी, असल में ऐसा है, बहुत बार ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो भी कंप्लेनेंट है बहुत वेग कंप्लेन करते हैं और लूज कंप्लेन करते हैं। दे हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, एंड दे नीड टू हैव स्पेसिफिक एविडेंसेस बिफोर दे अप्रोच द एनी कोर्ट ऑफ लॉ।
ये बात और है कि हियरिंग होगी तो आपके एक्यूजेशन के बेसिस पे उनसे जस्टिफिकेशन मांगा जाएगा, बट अक्सर देखा गया है कि लोग बहुत वेग मतलब आउट ऑफ द बॉक्स कंप्लेन करते हैं, जिसका मतलब है एंड में रिजल्ट क्या होता है? वेस्ट ऑफ टाइम, मनी एंड एनर्जी। ये सर अफजल साहब, मैंने आज इसीलिए ये सुझाव दिया कि लोगों को मिल के मैनेजिंग कमेटी को ये बोलना है कि आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, ठीक है, लेकिन हम 1/5 लोग ये सजेस्ट करते हैं कि आप ये सोसाइटी में एडिशनल काम के लिए ये एडवाइजर्स अपॉइंट करो। इससे मकसद ये था कि फ्यूचर में आपके मैनेजिंग कमेटी के मेंबर तैयार हो रहे हैं, ट्रेन हो रहे हैं, शिक्षा लिए जा रहे हैं ऑन द जॉब। आगे चल के फिर ये नहीं होगा कि कोई नहीं आता, जो लोग ये ट्रेन हुए हैं उनको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि भाई ये सारी डिफिकल्टीज होती है और सारा कुछ काम का व्यवस्थित आप कर सकते हो करके। एब्सोल्युटली राइट। Anyway, thank you, Mohammed sir. We'll take up next question by Mr. Basant Chakraborty. थैंक यू सर, गुड इवनिंग टू ऑल। सर मैं पहली बार ये मीटिंग ज्वाइन किया हूँ और Yes, 2008 में हमें एसआरएस से घर मिला था। अभी भी मेरी माँ जिंदा है, मैं ओनर नहीं हूँ लेकिन वहां पर रहता हूँ। लेकिन मैंने 2008 से देखा कि वो जो कमेटी बनती आई है वही चला रही है पहली बार, और अभी अभी कमेटी को ना मतलब उनका जो मुखिया था उनको दूर किया, लेकिन वो अंदर ही बैठ करके सब चलाता है। तो मैंने अपनी सोसाइटी में क्या देखा कि अननेसेसरी एनक्रोचमेंट हो चुका है। फिर बाहर है ना, उन लोग को ऐसे दरार लगाए कि एक फायर ब्रिगेड भी अंदर नहीं आ सकता है। मैंने कई बार उनको बोला और मैंने अपनी ओर से अपनी बिल्डिंग के लिए मैंने उनको एक्सटिंग्विशर ला करके दिया था, वो भी गायब। फिर पर्टिकुलर मतलब है ना, सबने मिलकर के एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ने बोला था हमको ये सिर्फ ट्रांसिट कैंप मिला है, हम लोग का पर्टिकुलर चीज बन जाने तो उसके बाद में आप है ना हम अपना ये कर देंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना पर्टिकुलर चीज भी बना और बाजू का भी जगह कब्जा किया। 3 साल पहले की मैं अभी बात कर रहा हूँ ये। तो 2019 में हमने वॉइस रेज किया था, लेकिन मैनेजिंग कमेटी बोलती नहीं नहीं इससे टेम्पररी दिया है। उसके बाद हुआ यूं सर कि अभी वो हमको वहां बाइक भी लगाने को नहीं देते हैं। तो मैंने मैनेजिंग कमेटी को कंप्लेंट किया तो बोलता है नहीं तुम जाकर के अपनी बिल्डिंग का 100 लोगों का साइन लेके आओ तब मैं करूंगा। तब मैंने उनको बोला मुझे 100 लोगों की साइन की जरूरत नहीं है, मैं अकेला भी बोल सकता। तो बोलता तुम्हारा हक ही नहीं बनता, मीन्स यू आर, तुम तो अपने अभी तक लायबल नहीं हो, तो आप तो क्या बोलते वो मेंबर भी नहीं हो, है ना। तो बोला कोई बात नहीं, लेकिन कोई भी तो कंप्लेन कर सकता है ना, आप चुप क्यों बैठे हो। तो सर अभी अभी मैं थोड़ा बहुत है ना इसकी वजह से परेशान होकर के मैं प्राइवेट ट्यूशन टीचर हूँ, तो मैंने एक लॉ ज्वाइन किया अभी चल करके, ताकि इनकी जो मनमानी चल रही है ये सबके ऊपर रोक लाए। तो सर मुझे गाइडेंस इन सब पर चाहिए था, मेरे को ना कोई है ही नहीं। तो हमारे यहाँ पर भी लोग डरते हैं कुछ बोलने से, तो मेरे को समझ में नहीं आता ऐसा क्यों, वाई दे आर नॉट रेजिंग द वॉइस। तो ये बात थी सर, इन शॉर्ट में मैंने बताया। ऐसे तो बहुत उन्होंने एजीएम मीटिंग भी नहीं लेते हैं और उन्होंने इलेक्शन भी नहीं लड़ी, जबकि पूरी सोसाइटी के अंदर 700 के ऊपर लोग हैं। पर वो लोग को क्या पता है, रजिस्टर के पास जाते ये पर्टिकुलर थिंग को अपॉइंट कर लेते हैं और उनका चलता रहता है ऐसा। अभी लास्ट टाइम जो मीटिंग हुई थी 2019 में हुई थी, उसके बाद में मीटिंग एक भी नहीं हुई है सर। मेरा प्रश्न इतना ही था, बाकी मुझे गाइडेंस तो चाहिए। अगर आपका नंबर मिल जाए सर तो मैं काफी शुक्रगुजार होऊंगा। हमारे वेबसाइट पे चले जाइए, उसमें लगभग 101 वीडियोस मौजूद हैं, आपके काफी टॉपिक्स उसमें कवर्ड हैं। जैसे आज हमने वेबिनार किया वैसे और 100 वेबिनार हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे कर चुके हैं। वक्त निकाल के रीड करिए। अगर आप कैरियर ओरिएंटेड हैं तो आपको काफी कुछ उसमें आपको देखने को और सीखने को मिल जाएगा। सर उसमें बाकी मेरा नंबर जो है वो इनविटेशन पे ऑलरेडी नंबर जहां से भी आप आए हो ज्वाइन किया हुआ है, मेरा नंबर ऑलरेडी। अच्छा ठीक, राइट सर, है ना। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू मिस्टर बसंत, थैंक यू। या नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय सतीश सावंत। मिस्टर सतीश सावंत। हेलो यस सर। सर अभी इलेक्ट्रिक बिल जो आता है, कॉमन इलेक्ट्रिक बिल, उसके साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आया हुआ है। उसको 6 इंस्टॉलमेंट में इंस्टॉलमेंट का एक ऑप्शन दिया हुआ है बीएसटी ने, लेकिन वो जो अमाउंट है वो 1-1.5 लाख के ऊपर जाती है। तो जीएम में उसको अप्रूवल करना पड़ेगा या सिक्योरिटी डिपॉजिट भरना जरूरी है? आप एजीएम में, सावंत साहब मुझे ये बताइए कि अगर आपने एजीएम में अप्रूवल नहीं किया, हाँ, तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा?
डिपॉजिट या कोई फाइन बिल लगेगा शायद आगे अगर नहीं भरा तो। पर हो सकता है बिजली कटेगी या नहीं कटेगी आगे जाके। सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं भरेगा तो बिल तो रेगुलर हम जो भरते हैं, लेकिन सिक्योरिटी अभी तक ऐसा कोई लिखा नहीं उसके अंदर बिजली कटेगी। वेल, आपको प्रॉपर नोटिस मिलेगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं भरा हुआ है, बिजली का बिल भर रहे हो तो भी प्रॉपर नोटिस के बाद में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट तो भरना ही भरना है, और नहीं भरते हो फिर भी प्रॉपर बिल नोटिस मिलने के बाद में। अच्छा, और नहीं भरते हो तो आपका बिजली कट जाएगा। अब बिजली कट जाएगा तो उस समय अगर आप ये बोल देना बिजली वाले को कि भाई हमारा जनरल बॉडी ने तो अप्रूव नहीं किया ये भरने के लिए, तो बिल भरना चाहिए, उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, तो मेरा आपसे यही जवाब है कि बिल भरना है ये एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्निंग अथॉरिटी के पैरामीटर के अंदर आता है। ओके, ये अधिकार दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ मैनेजिंग कमेटी को। और वो अधिकार उनको किसने दिया है, कुछ आइडिया है आपको सर जी, सावंत सर? नहीं, आपने दिया ना उनको, आपने चुन के दिया ना उनको। अच्छा अच्छा, ओके ओके, मैनेजिंग कमेटी को चुना तो आपने है कि हमारी सोसाइटी चलाओ, पेमेंट करना इसको उसको, जो भी कानूनन पेमेंट होगा तो वो करना। तो ये डिपॉजिट तो कानूनन पेमेंट हुआ। ओके, तो ठीक है, जो है वो आप भर दीजिए और इश्यू को निपटारा कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू।